तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम दिलदारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए जो वीडियो अपलोड किया था वो पार्ट 1 था, क्लास 10th का पार्ट 1। आज हम इसी क्लास 10th का पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। मैथ्स का त्रैमासिक परीक्षा हेतु क्वेश्चन बैंक कक्षा 10वीं का विषय ये गणित का रहने वाला है। ठीक है, तो हम ये पार्ट 2 करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों को एक बात बता दूं, पार्ट 1 जिस भी स्टूडेंट ने पूरा तरीके से नहीं दिखा है तो आप लोग पार्ट 1 टोटली कंप्लीट कर ले, क्योंकि यहीं से आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। लगभग 95% चांस इसी में से आने के आप लोगों के बन रहे हैं। सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो जब भी आप लोगों के चैनल पर अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को जब भी चैप्टर नंबर 1 और 2 को कवर करवा दिया था, अब मैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूं। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म और द्विघात समीकरण। देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 3 26 मार्क्स को आप लोगों को कवर करवाने वाला हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और आप लोगों को एक बात बता दूँ कि आपसे कल का जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा बनेगा, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, लास्ट में एक ट्रिक भी देने वाला हूँ ताकि आप लोग पूरा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकें। ओके, चलिए तो लास्ट तक बने रहें। चलिए हम बात करते हैं। जब भी एक क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उस क्वेश्चन के बारे में, मिस्टेक नहीं, मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाया था, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। यदि बहुपद kx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स की x की वैल्यू -3 रखना है। तो देखो -3 रखेंगे तो k -1, x की वैल्यू है -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स की वैल्यू -3 प्लस में हो जाएगा आपका 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इजिकल टू हो जाएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा 3 3 9 9k -1। ठीक है, k -1 -3k प्लस 1 इजिकल टू 0। इसको हल करते हैं फ्रेंड्स, तो -9k प्लस 9 -3k प्लस 1 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर देखिएगा 9 और 3 हो जाएगा, 9 10 11 12 हो जाएगा, -12k 9 और 1 हो जाएगा आप लोगों के लिए 10 बराबर हो जाएगा 0। तो अपने को इतनी चीज़ को याद रखना है। देखिएगा, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहा हूँ, एक मिनट। पक्षांतर कर लेते हैं यहाँ पर अपन। आप देखो -12k इजिकल टू -10, तो k इजिकल टू -10 अपॉन में हो जाएगा आपका -12 -10 से ये कैंसिल, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5/6। ठीक है, तो आप लोग इसका राइट आंसर लिख लीजिए फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम आते थे बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहली बात तो कर लेता हूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। जिसमें चर दो हो, एक x हो और दूसरा क्या हो, y हो, जिसमें दो चर हो, तो इनका व्यापक समीकरण क्या होता है, वो होता है फ्रेंड्स ax प्लस by बराबर प्लस c1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये दो रैखिक समीकरण युग्म हो गए, दो चर वाले हो गए। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन क्या बना है, सही विकल्प के उत्तर चुनिए। निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण हैं। मतलब रैखिक समीकरण चाहिए और दो चरों में चाहिए। देखो फ्रेंड्स, इसमें x और y तो है, लेकिन ये द्विघाती बहुपद हो गया, रैखिक समीकरण नहीं होगा। इसमें भी रैखिक समीकरण नहीं है, इसमें भी दो घात है। और ये देखिए 5x प्लस 6y इजिकल टू 7, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5x प्लस 6y इजिकल टू 7। दो चर है और दो चरों में रैखिक समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं।
यदि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2 हो तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 कैसा हल होता है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, इसका एक अद्वितीय हल होता है। कैसा हल होगा? एक अद्वितीय हल होगा जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2 हो। ये कंडीशन तो आपको याद ही रखना है। प्रश्न क्रमांक 3 की बात करते हैं। यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल, आप लोगों का आ रहा है c1/c2, तो समीकरण के युग्म का कैसा रूप होता है? तो बेटा जब ऐसे होता है तो इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 क्या होगा? तो इसकी बात करता हूँ तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं इसका आंसर होगा अनंत अनेक हल होते हैं। चौथे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 का एक अद्वितीय हल होने की क्या शर्त है? तो देखो, अब क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया है। आप लोगों को पहले ये दिया था, आपको अद्वितीय होना पूछा था, लेकिन अब देखो इसका अद्वितीय होने की शर्त हो जाएगी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 a2x प्लस b2y इजिकल टू 0 का कोई हल नहीं होने की क्या शर्त है? कोई हल नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अगर बात करता हूँ मैं इसके कोई हल नहीं होता तो इसकी जो शर्त होती है वो a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल c1/c2 होती है। तो इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 के अनंत अनेक हल होने की क्या संभावना होती है? तो फ्रेंड्स, अनंत अनेक हल होने की संभावना अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि a1/a2 इज़ नॉट इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2 होती है। जिसे हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 के बारे में बात करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न आप लोगों के लिए दिया है कि आपके पास कोई समीकरण दिया है 2x प्लस 3y इजिकल टू 5 में x इजिकल टू 1 हो। तो देखिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 3y बराबर कितना दिया है? 5। तो 2 प्लस 3y इजिकल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 उधर जाएगा तो 3y बराबर 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। तो y की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? 1 हो जाएगी। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0 के रूप में रखा जाता है, जहाँ a b से एक वास्तविक संख्या है और a b दोनों शून्य नहीं है, दो चर x और y है, तो यह दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। यह एक क्या कहलाता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की बात करते हैं कि प्रश्न क्रमांक 3 में क्या दिया है कि रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई इजिकल टू के है। यदि x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 1 हो तो k का मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स, हम लोग मान रख के देखते हैं 2 गुणित 2 प्लस y का मान 1 रखते हैं इजिकल टू k। तो देखिएगा 2 दूनी 4 प्लस 1 इजिकल टू k, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 इजिकल टू k। तो बताओ k का मान कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 के बारे में बात करते हैं। सत्य सत्य। दो चर में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। दो चर में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, ये सत्य है या असत्य? तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है फ्रेंड्स। समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 7 4x माइनस y द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। तो इसके लिए हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा और ग्राफ के माध्यम से देखेंगे कि निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी या नहीं होगी। ठीक है, आप लोग इस ग्राफ को, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए
आप लोग क्या काम कीजिएगा, ठीक है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, गलत, क्योंकि चलो मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर। 2x माइनस 3y बराबर 7 है, और ये दिया है आप लोगों के पास 4x माइनस 6y इजिकल टू 14। तो देखो ये और ये दोनों समीकरण सेम ही है, रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं होगी, क्योंकि इसमें a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2 है, तो इसमें रेखाएं संपाती होगी, इसलिए ये आप लोगों का असत्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। तो ध्यान से देखिएगा कि सही जोड़ी कैसे मिलाना है। सबसे पहले बोला है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 का एक अद्वितीय हल होता है। तो अद्वितीय हल कब होता है फ्रेंड्स, जब a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं होता, इज़ नॉट इक्वल होता है। दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप दो चरों में, ठीक है, चलो इधर देखते हैं और कुछ है तो नहीं, हाँ ठीक है, दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसका ये होगा दो चरों में रैखिक समीकरण का थर्ड नंबर का। ठीक है, फर्स्ट का ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2। ठीक है, तो ये जो होता है, इसमें जो समीकरण होता है बेटा, ये निकाय की बात करते, देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया है, हाँ ठीक है, चलो देखते हैं इसमें, है ना। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दो का तो आंसर बता दिया, तीसरे की बात कर लेता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं तीसरे का आंसर क्या होगा। पाँचवें की बात करते हैं, यदि x इजिकल टू 2 हो तो इसका मान तो बेटा ये हो जाएगा y इजिकल टू, पहले का आंसर ये हो गया। दो चरों का व्यापक समीकरण का रूप ये हो गया। ठीक है, a1/a2, इसमें जो निकाय की जो रेखा होती है वो संपाती होती है, ये वाला आ जाएगा इसका, और बचा कौन सा, a1/a2, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए। ठीक है, क्योंकि हाँ एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा गलत हो आदित्य हल, ठीक है, हाँ यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक हुआ है देखिएगा, फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो a1/a2 है एक अद्वितीय हल होता है, तो इसका फर्स्ट तो सही है, दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इज़ नॉट इक्वल होगा बेटा, इज़ नॉट इक्वल है तो इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, हाँ, और चौथे नंबर का अगर मैं बराबर होता है तो निकाय संपाती होता है ये, और इसमें y का हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, मतलब ये चौथे का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो सही जोड़ी भी अपन ने यहाँ पर मिलान कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो पहली बात, दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि रैखिक समीकरण की बात करते हैं, रैखिक समीकरण y इजिकल टू mx प्लस 3 में यदि x बराबर -2 और y इजिकल टू 5 हो तो m का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो y इजिकल टू क्या दिया है, mx प्लस कितना दिया आपको 3, x का मान कितना निकालना है, y इजिकल टू, देखो y का मान दिया है 5, तो हम इसकी जगह 5 रख देंगे, इजिकल टू m का मान निकालना है, x का मान -2 दिया है प्लस 3 जैसे का वैसा, तो 5 इजिकल टू -2m प्लस 3 इधर जाएगा फ्रेंड्स, तो 5 -3 इजिकल टू -2m, 5 में से 3 गया तो 2 बराबर में -2m, तो यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो m का मान आ जाएगा फ्रेंड्स -1। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें हो जाएगा m का मान हो जाएगा -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, दो संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपये है, तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण, तो आपको मानना है कि माना संतरे का मूल्य x रुपये और सेबों का मूल्य y रुपये, तो रैखिक समीकरण क्या बनाना है, दो संतरित मतलब 2x और 5 सेब मतलब 5y कितने रुपए हैं, 70 रुपये हैं। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण को इस तरीके से आप लोगों को बनाना
है। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन हो गए। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आप लोगों का आएगा। प्रश्न क्रमांक 2 की बात करते हैं। 2 अंक वाले प्रश्न, 2 अंक वाले प्रश्न देखिएगा। पहली बात, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। देखो, कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली में भाग लिया, तो हमारे पास टोटल लड़के और लड़कों की संख्या कितनी बेटा? मान लेते हैं लड़कों की संख्या एक्स और लड़कियों की संख्या वाई। ठीक है, तो बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब हमने बॉयज़ की संख्या एक्स माना और गर्ल्स की संख्या कितना माना? वाई। और बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो जो वाई है वो एक्स से कितना अधिक है? 4। तो हम एक्स को उधर लेकर चले जाएंगे, तो वाई को एक्स माइनस वाई इजिकल टू -4। ये आप लोगों का रैखिक समीकरण युग्म बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, और एक और चीज़ बनेगा, एक्स प्लस वाई इजिकल टू, टोटल कितने बच्चे हैं? 10। ठीक है, तो ये युग्म बन गया। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 7 के बारे में बात करते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 है, तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में प्रदर्शित कीजिए। देखिएगा, एक आयताकार बाग, ये आयताकार एक बाग है जिसकी जो लंबाई है फ्रेंड्स, लंबाई को x मान लेते हैं, चौड़ाई से 4 मीटर, तो चौड़ाई को x मानेंगे, लंबाई को 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो x + 4। अब इसका अर्ध परिमाप 36 है, मतलब 2 हाँ a + b है ना। देखो इसकी बात करते हैं। अरे यार, चलो देखो, एक आयताकार बाग है, इसको x मान लेते हैं, इसको 4x प्लस कितना हो जाएगा? ये 4 मीटर अधिक है, इसका मतलब इसको अपन बोलेंगे x + 4। ठीक है, अब का अर्ध परिमाप 36 है, तो इसका अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि परिमाप का मतलब पूरा, अर्ध परिमाप मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना दिया आप लोगों के पास? 36 दिया है। तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहली बात, लंबाई धन चौड़ाई इक्वल टू 36 है। आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मानना पड़ेगा? इसका अर्ध परिमाप 36 है। तो देखिएगा, x + 4 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, तो 2x + 4 इजिकल टू हो जाएगा आपका 36। तो 2x बराबर 36। 1 मिनट, कुछ गलत हो रहा है फ्रेंड्स, 1 मिनट में क्लियर कर रहा हूँ इसको। जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो हाँ सही तो बना रहे थे अपन। यह आयताकार बाग हो गया, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई x, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, x + 4। इसका अर्ध परिमाप 36 है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? देखो, पूरा परिमाप की बात कर रहा हूँ, पूरा परिमाप होता है 2l + b। तो अर्ध परिमाप में 2 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा l + b इजिकल टू हो जाएगा आप लोगों का कितना? 36। अब यहाँ पर मान रख देना है बस। तो l की वैल्यू, लंबाई x + 4 + x इजिकल टू 36। तो ये हो जाएगा 2x + 4 इजिकल टू 36। तो 2x बराबर 36, तो x बराबर, 1 मिनट, x का मान 18 आ जाएगा। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 8 की बात करते हैं कि तुलना करके रैखिक समीकरण युग्म और निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती समांतर अथवा समपाती है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर
एक खाली जगह पर एक चीज़ बता दे रहा हूँ, इससे आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, देखो ये खाली स्थान है फ्रेंड्स, देखिएगा इसके लिए 3 कंडीशन होती हैं। 3 कंडीशन का मतलब पहला कंडीशन ये होता है बेटा, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल B1/B2। ठीक है, तो इसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, और केवल एक अद्वितीय हल होता है, केवल एक अद्वितीय हल होता है। ठीक, चलो दूसरी कंडीशन बता दे रहा हूँ मैं। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो रेखाएं समपाती होती है ना, और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। और अगर इनके समीकरण युग्मक की बात करता हूँ बेटा, तो समीकरण युग्म संगत कैसा होता है, संगत होता है। संगत या फिर आश्रित भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में बात करते हैं थर्ड कंडीशन, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल C1/C2। तो रेखाएं इसमें समांतर होती है। ठीक है, और इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ समीकरण युग्म की, तो असंगत हल होता है। समीकरण युग्म कैसा होता है, असंगत। जब किसी का कोई हल नहीं होगा तो समीकरण युग्म असंगत होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया, इतने से आप लोगों के पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। चार अंक वाले प्रश्न में भी आप लोगों को इन प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, इनको हल करना है। यहीं से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। 1 अंक तो वहाँ से क्वेश्चन आना ही तय है। अब हम लोग अध्याय 4 की बात करते हैं, द्विघात समीकरण की। तो द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो द्विघात समीकरण होता क्या है, हमने बहुपद पढ़ा है। अगर बहुपद को अपन कवर करते तो द्विघात समीकरण भी कवर हो जाएगा। इसका व्यापक रूप होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, इतना बहुपद हो जाता है। अगर बहुपद के बराबर अपन 0 रख देते हैं तो वह द्विघात समीकरण हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये है, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्त कर का मान कितना होगा। तो मूल समान हो तो विविक्त कर का मान होता है बेटा 0। ठीक है, d का मान होता है 0। अब विविक्त कर क्या होता है उसके भी बारे में देख लो। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 0। अब इसमें मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति में आप लोग कैसे बनाएंगे मूलों की प्रकृति, आप देखो मूलों की मैं तीनों प्रकार की प्रकृति को बता देता हूँ यहाँ पर। देखो, अगर b² माइनस 4ac का मान, आप ध्यान से देख लेना, b² माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 होता है तो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो भिन्न कैसे मूल होते हैं, वास्तविक मूल होते हैं। अगर b² माइनस 4ac का मान बराबर होता है 0 के, तो मूल बराबर होते हैं। मूल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। थर्ड क्या कंडीशन है कि b² माइनस 4ac का मान छोटा होता है 0 से, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता। ठीक है, तो अगर इसको आप लोग हल करेंगे तो देखेंगे b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है बेटा यहाँ पर 1² माइनस 4 इंटू a इंटू सी की वैल्यू -1 है। तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो ये 5 जो है, बताओ कि अगर 5 है तो ये d का मान ग्रेटर देन 0 है। d का मान ग्रेटर देन 0 है, 5 0 से कैसा है, बड़ा है। तो वास्तविक मूल कैसे होते हैं, तो वास्तविक और कैसा मूल प्राप्त होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और भिन्न आ जाएगा। ठीक, वास्तविक और भिन्न।
किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? तो द्विघात समीकरण है, समीकरण चर की अधिकतम घात 2 होती है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 का विविक्त कर क्या होता है? तो इसका विविक्त कर होता है डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे? तो आपको टोटल पूरे क्वेश्चन को हल करके देखना है फ्रेंड्स कि जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक तब होते हैं जब डी का मान ग्रेटर देन कितना है? डी का मान ग्रेटर देन 0 है। तो देखिएगा यहाँ पर बी स्क्वायर 9 9 81 माइनस 4ac 4 इंटू ए सी। तो बताओ इसी में लग रहा है, तो पहला आंसर ये आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के मूल होंगे, तो इनको गुणनखंड विधि से तोड़ना पड़ता है, जो कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि पहले पद का गुना अंतिम पद में करना पड़ता है। तो 6 दूनी 12x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बीच वाले पद को 7 और 5 12 और नहीं 7 और 5 12 तो ठीक है, 4 3 12, 4 और 3 7 में तोड़ना पड़ेगा। तो ये टूट जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, इजिकल टू 0। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, दो के जोड़े बना लेंगे। पहले तो 2x को कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 2 और माइनस 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 2 बराबर 0। तो आप लोगों का एक मूल आता है 3/2 और दूसरा मूल आता है 2। तो 3/2 और 2 जिसका आंसर है, देखो ऑप्शन नंबर ए सही है, 3/2 और 2। तो ये आपका राइट आंसर ये हो जाएगा 3/2 और 2। निम्न में कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है? तो देखो वर्ग समीकरण नहीं है, तो जिस पे स्क्वायर की घात है ये सारे वर्ग समीकरण हैं, 2 की घात है, और जिसमें 2 नहीं, ये देखो 3 की घात है, मतलब ये वर्ग समीकरण नहीं है। 1/3 वर्ग समीकरण का एक मूल है, तो k का मान याद कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर x की वैल्यू 1/3 रखना है। तो देखो कैसे रखेंगे, 1/3 बोले तो 1/9। ठीक है, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/9, 1/3 का वर्ग 1/9 प्लस 1/3 k माइनस 5/3 इजिकल टू 0। इसको और आगे हल करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आप लोगों के पास 9, 9 का 9 1 प्लस 3 3 9, 3 का 3k माइनस 3 3 9 माइनस 3 5 15 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 0। 9 शून्य शून्य उधर आ जाएगा, 15 में से 1 जाएगा तो 14, तो 3k इजिकल टू 14। तो k इजिकल टू हो जाएगा बेटा 14/3। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 14/3 हो जाएगा, जो कि 14/3 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बात करते हैं। k के किस मान के लिए वर्ग समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे? तो मूल बराबर कब होते हैं? मूल बराबर तब होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। तो बी स्क्वायर 2k का स्क्वायर मतलब 4k माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू k इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 4k का स्क्वायर माइनस 4k इजिकल टू 0। 4k को कॉमन ले लेंगे, तो k माइनस 1 इजिकल टू 0। तो एक 0 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा, 0 और 0 और 1। तो 0 और 1 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आप लोगों को दिया है 0 और 1 का सी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा। द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान होगा, तो विविक्त कर आपको वैसे निकालना है। विविक्त कर का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac मान रख देना फ्रेंड्स। b का मान 10 होगा। ठीक है, 4 का मान कितना हो जाएगा? 4 का मान 4, a का मान 3√2 और c का मान हो जाएगा, c का मान भी हो जाएगा 3√2। इसको हल कर लेना। चलो मैं बता देता हूँ। बी स्क्वायर 10 का वर्ग 100 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3√2 इंटू सी की वैल्यू 3√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 3 9 इंटू 2 4 दूनी 8 9 4 36, 100 में से 36 गया तो आपका 64 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं।
द्विघात समीकरण के मूल होंगे, तो इसके मूल वही निकालना है फ्रेंड्स कि कैसे होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही आप लोगों को कवर करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी बोले तो -6 का स्क्वायर 36 इंटू 4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान 3, तो 36 माइनस 4 × 12 12 36, 36 में से 36 गए 0। तो इनके कैसे मूल होते हैं, वास्तविक मूल होते हैं। कैसे मूल होंगे, अरे सॉरी, इनके मूल बराबर होंगे। यहाँ पर वास्तविक नहीं आएगा, काल्पनिक नहीं आएगा, वास्तविक काल्पनिक दोनों नहीं आएगा। हम इसके वास्तविक बराबर मूल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर तो यहाँ पर सस्पेंस है, लेकिन मैं इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, अगर वास्तविक और बराबर देते तो अपन ए ऑप्शन को क्लिक कर सकते थे। इनमें से कोई नहीं रहेगा। द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो जितनी घात उतने मूल 2 होती है। 1 - x² के हल हैं, तो इसके हल कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा है a - b का होल स्क्वायर, या फिर ये दो पार्ट में है, x - 1 और x - 1, तो x बराबर 0, तो x का मान भी 1 और x का भी मान 1, तो 1 और 1 इसका हल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति है। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि वही बी स्क्वायर माइनस 4ac से आप लोग निकाल कर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का कि क्या आंसर इसका होगा। मूलों की प्रकृति, इसके मूल क्या कौन कौन से होंगे, तो यहाँ से x को कॉमन ले लेना है। देखो x को, तो x + 5 बचेगा, तो एक मूल हो गया 0 और इसको 0 के बराबर रखेंगे, और एक मूल हो गया -5 उधर जाएगा, तो x बराबर -5, तो 0 और -5 ये 2 मूल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, जब वर्ग समीकरण के मूल समान होते हैं, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाता है। इसका मतलब देखो, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाता है, तो 4ac का पक्षांतर कर दिया, तो बी स्क्वायर बराबर में क्या हो गया 4ac, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स कि प्रश्न क्रमांक 2 क्या है। चलो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसको भी ध्यान से देखिएगा। देखो, एक समीकरण px बराबर 0 घात 2 का बहुपद हो तो द्विघात समीकरण कहलाती है। यहाँ पर द्विघात आ जाएगा, द्विघात समीकरण कहलाती है। दूसरा, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। समीकरण x - 3 का मूल एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा -4। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के वास्तविक और समान मूल होता है, तो d का मान, वियुक्तकर का मान 0 होता है। द्विघात समीकरण के वियुक्तकर d का क्या फार्मूला होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण से मूल याद करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ किसने दिया था, तो ये श्रीधराचार्य ने दिया था, श्रीधराचार्य, ठीक है। द्विघात समीकरण का विविक्तकर ऋणात्मक हो, अगर विविक्तकर का मान 0 से छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, तो मूल वास्तविक नहीं होते। आप लोगों को मूल लिखना है मूल वास्तविक नहीं होते, ठीक है, वास्तविक मूल नहीं होता। प्रश्न क्रमांक हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि 7 के बाद में 8 में वर्ग समीकरण x माइनस के मूल एक हो जाएगा 1 और दूसरा हो जाएगा -1। दूसरा, px एक द्विघात बहुपद है, तो px बराबर 0 को क्या कहते हैं, तो द्विघात समीकरण कहते हैं, शून्य कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं, है ना। द्विघात समीकरण लिख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न क्रमांक 10, द्विघात समीकरण को मूल याद करने का सूत्र है x = है ना, हाँ, x = अच्छा, ये मूल याद करने का सूत्र बोला है, तो इसमें वो है -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a, ये फार्मूला हो जाएगा। श्रीधराचार्य विधि जो होता है -b ± √b² - 4ac, ये x के बराबर होता है। प्रश्न क्रमांक 11 की बात करता हूँ। b² - 4ac 0 है तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अब इसमें आप लोगों को b² - 4ac में मान रख के देखना है। 1 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान -1, तो 1 स्क्वायर माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +5, 4, तो ये हो जाएगा +5। तो मूलों की प्रकृति कैसे होगी, इसका मान > 0 है तो भिन्न वास्तविक मूल होते
हैं। सत्य असत्य की बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न दिया है, एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं। तो द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल होते हैं, हाँ 2 मूल होते हैं, है ना। एक रैखिक समीकरण के मूल 0 और 1 होंगे, बिल्कुल राइट। 0 और -1 होंगे बोला है, -1 नहीं होगा फ्रेंड्स, 1 होता तो राइट होता, ये आपका असत्य हो जाएगा। समीकरण x² के मूल समान होंगे, तो देख लेते हैं यहाँ पर b² - 4ac में मान रख के b का मान होता है -4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान 4, 16 0 बिल्कुल सही हो गए, ये सत्य हो जाएगा। एक द्विघात समीकरण है, ये असत्य है, ये तो एक रैखिक समीकरण है। वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है, गलत। इसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। x² - 1 = 0 में x का मान 0 और 1 है। x का मान 0 और 1 असत्य है फ्रेंड्स, कि x का मान अगर अपन रखते तो ±1 होगा, 0 और 1 नहीं हो सकता। तो प्रश्न क्रमांक 7वां, जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तो वियुक्त कर d होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके मूलों का योगफल बोला है, तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो मान रख के देखते हैं, माइनस b का मान 4/a का मान 2, तो 2 दूनी 4 -2 होता है ना, न कि +2, तो ये भी आप लोगों का असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 की बात करते हैं, वर्ग समीकरण के अनेक हल होते हैं। वर्ग समीकरण के केवल 2 हल होते हैं, अनेक हल कैसे हो जाएंगे, केवल 2 हल होते हैं, ये आप लोगों का असत्य हो जाएगा। जब d का मान तो समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, d > 0 हो तो मूल वास्तविक होते हैं, ये सत्य हैं। प्रश्न क्रमांक 10 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। सही जोड़ी की बात करते हैं अपन। देखो, पहली सही जोड़ी आप लोगों को ये दी गई है कि किसी द्विघात समीकरण का वियुक्तकर d > 0 तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होते हैं। मूल वास्तविक तथा भिन्न होते हैं। x² के मूल समान हो तो b² - 4ac का मान 0 के बराबर होगा। द्विघात समीकरण x² के मूल -1 और +1, ये इसका तो यही सही हो जाएगा। इसके मूल एक 0 और एक -3 होगा, 0 और +3, और इसका 3 और 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की फुल संभावना है। प्रश्न क्रमांक 5 के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, कि एक शब्द में वाक्य लिखिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि समीकरण में b² - 4ac क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आप लोगों का विविक्त कर। क्या लिखेंगे आप लोग, इसको लिखेंगे आप लोग विविक्त कर कहलाता है, ठीक है। इसको लिखेंगे, क्या कहलाता है, b² - 4ac क्या कहलाता है, तो ये विविक्त कर कहलाता है, विविक्त कर। नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विविक्त कर का मान कितना होगा। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उसके वियुक्त कर का मान क्या होगा, तो ये होता है d ग्रेटर देन इक्वल 0। यदि किसी द्विघात समीकरण का वियुक्त कर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती है, तो आपको पता है जब मान ऋणात्मक हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, कोई वास्तविक मूल नहीं होता, ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक मूल नहीं होता, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4, यदि किसी द्विघात समीकरण के वियुक्त कर का मान धनात्मक हो तो मूलों की प्रकृति कैसी होती है। अगर मान धनात्मक होते हैं तो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखना है भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो आप लोगों को द्विघात समीकरण का मानक रूप आना चाहिए बेटा, x² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण के वियुक्त कर याद करने का सूत्र, तो वियुक्त कर d = b² - 4ac। यदि किसी वर्ग समीकरण का वियुक्त कर धनात्मक पूर्ण संख्या हो तो उसके मूल कैसे होंगे। धनात्मक पूर्ण संख्या हो तो उनके मूल कैसे होंगे, तो उनके मूल कैसे होते हैं, जब धनात्मक हो तो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यदि के मूलों का योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a, -b का मान 4/a का मान 1, तो इसका -4 आंसर हो जाएगा। इसका मूलों का गुणनफल c/a होता है, तो c की वैल्यू 6/a की वैल्यू 2, तो 3 हो जाएगा मूलों का गुणनफल। समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो क्या कहलाता है, 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या 2x² + 3x + 1 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। बिल्कुल फ्रेंड्स, यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है ना, हाँ लिखना है, हाँ यह द्विघात समीकरण है। प्रश्न क्रमांक 12 की बात करते हैं कि मूल कैसे होंगे, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन शायद मैंने पीछे बता दिया हूँ किसके मूल कैसे होते हैं, ठीक है।
कि मूलों का योग कितना होता है, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने आप लोगों को पूरे प्रश्न करवा चुके हैं 1 अंक के। अब इन 2 अंकों के प्रश्नों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। ये भी अगर आप लोगों ने इतनी चीज़ अच्छे से देखा है तो ये पूरे प्रश्न आप लोगों से बन जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं बनते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 5 को कवर करूँगा, समांतर श्रेणी को, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं चैप्टर नंबर 5 और 6 को एक और वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग की आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स इस टीचर की छोटी सी मेहनत को लाइक कीजिए, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।